हाँ जी, तो हम NISM 15 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा मगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। अभी ये चैप्टर का पूरा माइंड मैप है ना, वो मैंने आपको यहाँ पर आपके लिए बनाया है कि अपन इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग की जो 2 स्टाइल्स हैं, ये क्या है? एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग। आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल में अगर आप रिसर्च की अप्रोच अपनी बदल देते हो, है ना? तो रिसर्च की अप्रोच क्या हो सकती है? या तो आप टेक्निकली स्टॉक को रिसर्च कर रहे हो, मतलब उसका चार्ट देख के स्टॉक को रिसर्च कर रहे हो, या तो आप फंडामेंटली स्टॉक को रिसर्च कर रहे हो। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज देख के स्टॉक को रिसर्च कर रहे हो, या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम नंबर्स देख के स्टॉक को रिसर्च कर रहे हैं। व्हाट इज द स्टॉक प्राइस? मैं ना चार्ट देखता हूँ ना बैलेंस शीट देखता हूँ, स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाता हूँ, कोई क्वांटिटेटिव मॉडल लगाता हूँ और उसके हिसाब से वो मॉडल मेरे को बताता है स्टॉक खरीद ले, स्टॉक बेच दे। अब ये पूरी प्रोसेस के दौरान है ना, हमें जब ये हम रिसर्च करते हैं तो वी विल बी इंटरैक्टिंग विथ मल्टीपल एक्सटर्नल फ्रंट्स, है ना, जिसके अंदर एक है इनसाइडर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन मतलब जिसके अंदर आपके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन तो नहीं, और दूसरा है मोज़ेक एनालिसिस। हमें ये सब अच्छे से मन लगा के समझना है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई इन्वेस्टिंग क्या भला है। व्हाट इज इन्वेस्टिंग? मेरी बात समझना। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपने है ना आज ही पैसे का कमिटमेंट दे दिया। मतलब कमिट, व्हाट कमिट? मनी अपफ्रंट। पैसे को आपने आज ही कमिट करा। व्हाई यू हैव कमिटेड मनी अपफ्रंट? टू अर्न इनकम इन फ्यूचर, ताकि आपको भविष्य में आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पे गेन मिलता रहे। मेरी बात समझना। और ये सब जब हमने करा ना, ये जो कमिटमेंट हमने करा है सिक्योरिटी का, दैट वी हैव कमिटेड दिस सिक्योरिटी टू यू, तो वी हैव कमिटेड इट basis understanding the risk, the safety, income and growth potential. मेरे भाई इन्वेस्टिंग जो है वो ट्रेडिंग से है, स्पेकुलेशन से बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टिंग में देखो, तीनों के केस के अंदर फंडा तो वही होता है कि आप महंगा बेचोगे सस्ता खरीदोगे, बीच में जो आएगा वो प्रॉफिट है। बट क्या होता है पता है? ट्रेडिंग की है ना अलग अलग स्टाइल्स हैं, वो समझना है। बट पहले ट्रेडिंग की स्टाइल समझ लो, फिर अपन इन्वेस्टिंग की स्टाइल पे उतरते हैं। सबसे पहला आता है उसमें स्पेक्यूलेटर, फिर आता है उसमें चार्टिस्ट, और फिर आता है डे ट्रेडर। स्पेक्यूलेटर है ना, चार्ट वार्ट नहीं देखता, बहुत कम समय के लिए सिर्फ प्राइस मूवमेंट का खेला खेल जाता है। 170 रुपए पे स्टॉक को खरीदा और 1 घंटे बाद 170 रुपए 75 पैसे पे बेच दिया। कितना कमाया? 0.75 पैसा। कितने स्टॉक्स लिए थे? 1 लाख। कितना पैसा बनाया? 75,000। बात क्लियर है सभी लोगों को? समझ में आ रहा है? चार्टिस्ट क्या करेगा? चार्टिस्ट है ना, चार्ट को रीड करेगा, चार्ट की रीडिंग करेगा, पैटर्न्स को एनालाइज करेगा, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेगा कि चार्ट के अंदर कोई पैटर्न बन रहे हैं क्या। जैसे चार्ट्स होते हैं ना, तो अभी अपन पढ़ेंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर अलग 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 है ना ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। जैसे अब ये पैटर्न जो बना है ये फ्लैग पैटर्न है, दिस इज अ फ्लैग पैटर्न। इस तरीके के पैटर्न्स हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। डे ट्रेडर क्या करता है पता है? डे ट्रेडर का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, बाय एंड सेल सेम डे। आज ही खरीदा आज ही बेचूंगा। मेरी बात समझना। और इन्वेस्टिंग की स्टाइल की अगर आप बात करो तो बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टिंग स्टाइल मतलब एक है आपकी एक्टिव इन्वेस्टिंग और एक है आपकी पैसिव इन्वेस्टिंग। समझिए, इधर आपको समझ में आएगा सब आराम से समझोगे तो। एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है पता है?
हम है ना खुद डिसाइड करते हैं कि क्या बाय करना है और क्या सेल करना है। ये हम लोग खुद डिसाइड करते हैं, दैट इज एक्टिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग क्या है? हम लोग है ना इंडेक्स या ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और हम लोग भूल जाते हैं। यहां पर कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। एक्टिव इन्वेस्टिंग का जो गोल है वो गोल है टू बीट मार्केट रिटर्न्स। मार्केट के रिटर्न को मुझे बीट करना है, ये मेरा गोल है। और पैसिव इन्वेस्टिंग का जो गोल है, पैसिव इन्वेस्टिंग का गोल है वो ये है टू मैच मार्केट रिटर्न्स, कि आप मार्केट रिटर्न को मैच कर पाओ। एक्टिव इन्वेस्टिंग के अंदर आप एक एक सिक्योरिटी के अंदर घुसते हो, देखते हो कि मेरे को खरीदनी है नहीं खरीदनी है। अगर कोई सिक्योरिटी ओवर प्राइस है तो आप उसको बेचने की कोशिश करते हो, कोई अंडर प्राइस है तो आप उसको खरीदने की कोशिश करते हो, है ना। आपको एक स्ट्रैटेजी, एक एक्टिव स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पैसिव। पैसिव में अपन एकदम ठंडे हैं। मैंने क्या करा, निफ्टी 50 के ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब निफ्टी 50 में जो स्टॉक आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर खरीद लेगा, जो निफ्टी 50 से बाहर जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बेच देगा। अपने को दिमाग नहीं लगाना है, कोई डिसीजन मेकिंग अपने को नहीं करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को अच्छे से? इसके बाद है ना, आपको ये बताया गया है कि ये जो रिसर्च की एक्टिविटी होती है ना, इसका रोल क्या है। मतलब रोल ऑफ रिसर्च इन इन्वेस्टिंग। कि साला ये जो अपन सीख रहे हैं इतने टाइम से, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव भी है या ये ऐसे ही चल रहा है? ठीक है, आप मेरी बात समझना। जब भी मैं आपसे बात करूंगा और अपन बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की, आप एक बार इसको पढ़ोगे ना, ये पूरा आपको इतना इजी हो जाएगा, इसकी कोई हद नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर दो पार्ट आते हैं। सबसे पहले कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, एंड दूसरा आता है एनालाइज द इंफॉर्मेशन। इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कलेक्शन और एनालिसिस का, टू रीच टू अ कंक्लूजन। एक कंक्लूजन तक आप पहुंच जाते हो। मेरी बात समझना। अब क्या होता है पता है, जैसे कई लोग हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। कोई व्यक्ति है जो सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पे डिपेंडेंट है ना। अब मेरे को बताओ, क्या सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पे डिपेंडेंट होना सफिशिएंट है? भाई वो पुरानी रिपोर्ट है, साल में एक बार आती है, आउटडेटेड हो जाती है ना। हो सकता है इंडस्ट्री और इकोनॉमी की परफेक्ट कवरिंग ना हो पाए। मेरी बात समझना। तो एनालिस्ट को क्या इकोनॉमी को भी रिसर्च करना है, इंडस्ट्री को भी रिसर्च करना है, कंपनी को भी करना है, बिल्कुल करना है। तो सिर्फ एक अकेली एनुअल रिपोर्ट पढ़ के काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या क्या चाहिए? हमें क्या एक्सपर्ट्स के इनपुट्स चाहिए, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं उनके इनपुट्स चाहिए। हमें क्या मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स चाहिए, जो मार्केट रिपोर्ट्स होती है ना, जो पूरी पूरे सेक्टर्स के लिए निकलती है, वो चाहिए। हमें क्या पीयर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, कि दूसरे लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हमें क्या प्राइमरी रिसर्च करना है, मतलब जो मेरी एनुअल रिपोर्ट है, मेरे कॉन कॉल्स हैं, जो मैनेजमेंट की अपीयरेंसेस हैं, है ना। हमें क्या सटल बटिंग करनी है। सटल बटिंग बोले तो कि आप जाके विजिट कर रहे हो फैक्ट्रीज को, सप्लायर्स को, कस्टमर्स को। आप जाके ग्राउंड पे ये देख रहे हो कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, दैट इज सटल बटिंग। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, जब ये XUV 700 नई नई आई थी ना, तो मारुति ने, सॉरी महिंद्रा ने ऐसा बोल दिया था कि 6 महीने की वेटिंग है। और एक बहुत बड़े रिसर्च ग्रुप के रिसर्च एनालिस्ट ना वो सीधे महिंद्रा के शोरूम पे पहुंच गए। उसने बोला, बोले तो मेरे को जेन्युइनली बता कितने दिन में कार देगा, मैं अभी पूरी की पूरी फुल कैश देके बुक करता हूँ। उसने बोला सर एक हफ्ते में दे दूंगा। समझ रहे हो? तो ये हो चीज हो जाती है, देव कन्फ्रंटेड इट लेटर, कुछ हुआ नहीं, वो बात अलग है। हमें क्या डिसाइड करना है पता है, हमारी ये पूरी रिसर्च करने के दौरान एक चीज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हम किसी भी तरह की इनसाइडर इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करेंगे। मतलब इन आवर रिसर्च प्रोसेस, डोंट यूज, व्हाट डोंट यूज,
इनसाइडर इंफॉर्मेशन को आप यूज मत करो, ठीक है। व्हाट इज इनसाइडर इंफॉर्मेशन? इनसाइडर इंफॉर्मेशन इज एमएनपीआई। एमएनपीआई बोले तो मटीरियली, एनपीआई बोले तो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को पता नहीं है, नॉन पब्लिक है अभी तक, लेकिन अगर पब्लिक को पता चल गई तो वो शेयर प्राइस को हिला सकता है। वो इंफॉर्मेशन शेयर प्राइस को हिला सकती है। इट इज वेरी मटीरियल इंफॉर्मेशन। जैसे कि चेयरमैन कल रिजाइन करेगा, ये इंफॉर्मेशन अगर आज आपको पता चल गई चेयरमैन के रेजिग्नेशन के पहले, तो क्या ये एमएनपीआई है? बिल्कुल है। कंपनी को एक नया ठेका मिलने वाला है, कंपनी एक साथ 50 नए स्टोर्स खोलना चाह रही है। मेरी बात समझना, ये सारी चीजें जो हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, क्या ये सारी की सारी चीजें आपकी एमएनपीआई है? आप क्या इनको रिसर्च में यूज करके बाय सेल कर सकते हो कि मेरे को पता चल गया कि कल चेयरमैन रिजाइन करने वाला है, मैं आज ही स्टॉक शॉर्ट कर देता हूँ? यू कैन नॉट डू दैट, लीगली आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या कर सकते हो पता है? देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। अगर मैं बोलता हूं इनसाइडर इंफॉर्मेशन वर्सेस मैं बोलता हूं मोजेक एनालिसिस, इन दोनों में बहुत फर्क है। मेरी बात समझना, इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या है? दिस इज डायरेक्ट एमएनपीआई। ये तो क्लियर कट नॉन पब्लिक मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो बाय और सेल के डिसीजन को इंपैक्ट कर देगी जैसे ही पब्लिश होगी। मोजेक एनालिसिस क्या है पता है? दिस इज नॉट एन इन्फो, दिस इज इनसाइट्स which is built by combining small piece of information. मेरी बात समझना ध्यान से। क्या इनसाइडर इंफॉर्मेशन अलाउड है? बिल्कुल भी अलाउड नहीं। क्या मोजेक एनालिसिस अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। सर एक एग्जांपल देंगे क्या? बिल्कुल आपको एग्जांपल दूंगा। इनसाइडर इंफॉर्मेशन में आप सीईओ से मिलने गए एंड सीईओ ने आपको ये बोल दिया कि हम अगले महीने एक बड़ी फैक्ट्री या अगले 6 महीने में एक बड़ा प्लांट ओपन कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन अभी तक किसी के पास नहीं है, ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो गई। ध्यान से समझना। मोजेक एनालिसिस क्या हुआ पता है? मोजेक एनालिसिस हुआ कि तूने है ना छोटी छोटी अलग अलग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके खुद से दिमाग लगाया। कैसे? मान ले तेरे पास 4-5 इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, कंपनी ने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एक लैंड बाय करी थी, ठीक है। रिसेंटली कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सिविल इंजीनियरिंग फर्म के बाहर देखा गया है। मेरी बात समझना, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बैंक लोन की तैयारी कर रहा है, बैंक लोन ले रहा है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इक्विपमेंट सप्लायर से मिल रहा है। ये छोटी छोटी 4 इंफॉर्मेशन है आपके पास। क्या ये चारों इंफॉर्मेशन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है? इसमें से एक भी मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, एक भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन? ये चारों चारों की चारों इंफॉर्मेशन क्या मार्केट में अवेलेबल थी? मेरे पास मार्केट में अवेलेबल थी। मेरे को एक बात बता, ये चारों इंफॉर्मेशन पढ़। कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक लैंड एक्वायर करी, मैनेजमेंट अभी रिसेंटली इक्विपमेंट सप्लायर से, जो मशीन सप्लायर है हमारे करंट फैक्ट्री के, उनसे और सिविल इंजीनियरिंग फर्म से मिल रहा है, बैंक लोन के लिए भी अप्लाई कर रहा है मैनेजमेंट। ये चारों चीजें पढ़ के तेरे को क्या समझ में आ रहा है? तेरे को समझ में आ रहा है ना कि कुछ नया पक रहा है ना, नई न्यू फैक्ट्री माइट हैव स्टार्टेड। तो आप क्या करते हो पता है? इनसाइडर इन्फॉर्मेशन वो कान में आके बोल के जाएगा कि ये नई फैक्ट्री खोल रहा हूँ। मोजेक एनालिसिस लाइक अ पजल, जिक्सॉ पजल है, आप उसको जोड़ के अपना एक इन्फरेंस निकालते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इनसाइट्स होती है, इट इज नॉट एन इन्फॉर्मेशन। क्या ये मोजेक एनालिसिस करना इलीगल है? बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, बिल्कुल भी इलीगल, इट इज एब्सोल्युटली लीगल। आप है ना 4-5 कही हुई बातें, जो बोली गई बातें हैं, उनको पढ़ के समझ के आप ये पता करते हो कि इसने क्या नहीं बोला है, ये आइडेंटिफाई करते हो। दैट इज मोजेक एनालिसिस। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा
ऐसा लॉजिकल बात, मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ी वैसी चीज नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है ना, अपने पास इसने रिसर्च अप्रोचेस बताई अपने को कि आपकी 3 तरह की रिसर्च अप्रोचेस हैं जिनके बेसिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं, है ना। वो क्या 3 अप्रोचेस थी, उसमें अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पे था टेक्निकल एनालिसिस, फिर फंडामेंटल एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये तीनों अपन एक-एक करके करते हैं। सबसे पहले तू देख टेक्निकल एनालिसिस। हालांकि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आएगा आगे, तो टेंशन मत लो। ये क्या बोलता है पता है? ये बोलता है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। डिस्काउंट मतलब इंक्लूडेड। प्राइस अपने आप में हर चीज इंक्लूड कर देगा। एवरीथिंग में क्या होगा? एवरीथिंग में इंफॉर्मेशन है, सेंटिमेंट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, ये सब चीजें हैं एवरीथिंग। मेरी बात समझना, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग के अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, प्लीज। मतलब ये है कि अगर मान लो मेरा रिजल्ट, मेरा क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ गया, उम्मीद से अच्छा आ गया, तो क्या शेयर प्राइस तुरंत जंप करेगा? अगर मान लीजिए अमेरिका ने मेरी वाली इंडस्ट्री पे टैरिफ मार दिया 50%, क्या सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएंगे? स्टॉक प्राइस डाउनवर्ड जाएगा। ईरान और यूएस का वॉर रुक गया, सीज फायर हो गई, क्या नेगेटिव होगा? बिल्कुल नेगेटिव होगा, 100% नेगेटिव होगा। ध्यान से समझना। तो हम क्या करते हैं पता है, हम ये अज्यूम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि प्राइस हर चीज को डिस्काउंट कर लेता है। वो मतलब एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन अ स्टॉक प्राइस। और दूसरा, दूसरा है हिस्ट्री राइम्स। मतलब जो पहले हुआ है वो आगे भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि टेक्निकल एनालिसिस में दो बेसिक अजम्पशन में ले रहा हूं। एक तो प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, प्राइस में सब कुछ इंक्लूडेड। दूसरा, अगर मैं हिस्टोरिकल प्राइजेस को एनालाइज करता हूं, वॉल्यूम पैटर्न्स को एनालाइज करता हूं, तो मैं ये प्रिडिक्शन कर सकता हूं कि फ्यूचर में आगे क्या चीज होगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? फ्यूचर में आगे क्या चीज होगी, फ्यूचर में आगे क्या प्राइस बन सकता है। अब मान लीजिए आप, ये जो ब्लैक है ना, ये आपका प्राइस है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये एक जोन में ट्रेड कर रहा है। अब क्या है ना, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये है रेजिस्टेंस। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये है सपोर्ट। रेजिस्टेंस मतलब मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा आपको प्राइस को। मान लीजिए ये 500 रुपीज का प्राइस है और ये 450 का प्राइस है। तो लोग क्या बोलते हैं पता है, बोलचाल, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, कि इस स्टॉक का 500 पे रेजिस्टेंस लगा है और 450 पे सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टॉक कभी भी 450 से नीचे आ गया तो ये और ज्यादा गिर जाएगा। कारण क्या है पता है? देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी तक क्या ये 6 बार हिस्ट्री में 450 से वापस ऊपर भागा है क्या? 6 टाइम्स इट हैज हैपेंड इन द पास्ट। ये 450 टच करके ऊपर भाग गया। तो सामान्यता जब भी ये 450 टच करेगा, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ हिस्ट्री राइम कर रही है, सामान्यतः जब भी ये 450 टच करेगा, क्या ये ऊपर भागने की कोशिश करेगा? ऊपर भागने की चेष्टा करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये है ना कोई व्यक्ति है जो जैसे ही स्टॉक 450 पे आता है, वो बाइंग शुरू कर देता है। ही स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग दैट स्टॉक मोर, क्योंकि वो बाइंग करके डिमांड बढ़ा देता है और प्राइस ऊपर चला जाता है। अगर ये स्टॉक 450 से नीचे आके 430 पे क्लोज हो गया, इसका मतलब ये कि 450 वाला बायर मिसिंग है ना, उसने सपोर्ट लगाया ही नहीं इस बार स्टॉक। रेजिस्टेंस में बिल्कुल उल्टा है। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, अभी तक 5 बार ये स्टॉक 500 रुपए आके पलटी। 5 बार ऐसा हो गया।
स्टॉक 500 आया और पलटी मार गया। मेरी बात समझ, हैपेंस 5 टाइम्स। इसका मतलब ये कोई उस लेवल पे बैठा हुआ है जो आपको बेच रहा है कंटिन्यूसली, स्टॉक कंटिन्यूसली बेच रहा है उस लेवल पे। जैसे ही 500 आता है स्टार्टेड सेलिंग दिस स्टॉक, है ना, तो वो रेजिस्टेंस लगा के बैठा हुआ है। अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो 500 को क्लोज करना पड़ेगा, 510 520 पे क्लोज होना पड़ेगा, तब स्टॉक ऊपर जाएगा। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो है, दिस इज एन अप ट्रेंड, दिस इज अ डाउन ट्रेंड, है ना, एंड दिस इज अ कंसोलिडेशन फेस। अब ये बोलता है कि जो वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम यानी कितने स्टॉक खरीदे गए हैं, उनका डेटा, उनका वॉल्यूम नीचे आता है यहां पर। ध्यान से समझना क्या बोलता है। ये बोलता है कि अगर ट्रेंड अपसाइड का है और साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। वापस समझना आराम से। ट्रेंड अपसाइड प्लस वॉल्यूम अपसाइड इज इक्वल्स टू ट्रेंड भी ऊपर, वॉल्यूम भी ऊपर, दोनों चीजें ऊपर। तो ये दोनों अगर ऊपर हैं तो क्या होगा? इट विल बी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। फिर क्या है? ट्रेंड ऊपर है प्लस वॉल्यूम कमजोर है, तो ये बोलेंगे इसको वीक अप ट्रेंड। ट्रेंड नीचे है प्लस वॉल्यूम ऊपर है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। और ट्रेंड नीचे है प्लस वॉल्यूम भी डाउन हो गया, तो इसको बोलेंगे अपन वीक डाउन ट्रेंड। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं अपन, इसके ऊपर भी एक पूरा चैप्टर है। ये तो सिर्फ बेसिक्स ऑफ रिसर्च है। व्हाट वी डू इन फंडामेंटल एनालिसिस, हमारा गोल क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस होता है फंडामेंटल एनालिसिस में ना। लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलता हो आप, यू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। मेरी बात समझना। क्या अज्यूम करते हो आप? पता है, आप अज्यूम करते हो कि जो शेयर की वैल्यू है ना, इट विल बी ड्रिवन बाय कंपनीज प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज। कंपनी के प्रॉफिट और कैश फ्लो पे है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, कंपनी के कैश फ्लोज बढ़ते रहेंगे, तो क्या शेयर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। यही प्रेमाइस होता है फंडामेंटल एनालिसिस का। तो हम ऐसी कंपनीज पिक करने की कोशिश करते हैं जो सस्टेनेबल हैं और जिनके कैश फ्लोज प्रॉफिट्स फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में क्या डेविएशन आ सकता है? डेविएशन आ सकता है कैसे? कि बिजनेस अच्छा है बट प्राइस गिर गया, तो ये तो अपॉर्चुनिटी होगी ना लॉन्ग टर्म वालों के लिए। शॉर्ट टर्म में अगर डेविएशन आ गया तो, है ना, कि बिजनेस बढ़िया है लेकिन प्राइस नीचे गिर गया। जैसे आप एक देखोगे अभी, अम, जो आपकी ये कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन, राइट, इट इज इट हैज पोस्टेड रिसेंटली, हैज पोस्टेड वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स। उन्होंने अपना सबसे अच्छा क्वार्टरली नतीजा पेश करा है, उसके बाद भी स्टॉक कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर अपॉर्चुनिटी क्रिएशन का काम करता है। मेरी बात समझना। अब बात ये आती है कि जब फंडामेंटल एनालिसिस है तो मैं बाय करना है कि सेल करना है, ये डिसाइड कैसे करूंगा, या होल्ड करना है ये डिसाइड कैसे करूंगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यू और प्राइस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जब भी किसी की वैल्यू ज्यादा है ना, और उसका प्राइस कम है, तो वो अंडर वैल्यूड बोलेंगे उसको। सॉरी, हाँ, अंडर वैल्यूड बोलेंगे कि मार्केट में वो अंडर वैल्यूड है। मार्केट प्राइस उसका कमजोर है लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? विल कॉल इट अंडर वैल्यूड। और क्या करोगे इस स्टॉक को? बाय कर लोगे। सेल में क्या करेंगे? जब वैल्यू इज लेस देन प्राइस, मार्केट में प्राइस है ब्रिटानिया का शेयर 2500 रुपए का भाव है, वैल्यू निकाली 450 रुपए की, 500 रुपए की वैल्यू वाली, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इट इज ओवर वैल्यूड। और कोई भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्या होता है?
सेल होता है। मेरी बात समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। सो आपका प्रॉफिट कि आपने इन्वेस्टिंग से कितना प्रॉफिट कमाया, क्या ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टॉक पिक करते हो और किस प्राइस पे पिक करते हो? दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या हम बहुत सारे फैक्टर्स समझेंगे क्या? जैसे हम समझेंगे गवर्नेंस एनालिसिस कैसे होता है, मैनेजमेंट गवर्नेंस एनालिसिस कैसे होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे होते हैं, मैक्रो ट्रेंड को कैसे एनालाइज करा जाता है, एक इंडस्ट्री के कंपटीशन को कैसे खोल के देखा जाता है, ठीक है, कंपनी की पोजीशनिंग कैसे चेक करी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करा जाता है, ठीक है, आपका रेड फ्लैग एनालिसिस कैसे करा जाता है, वैल्यूएशन कैसे करी जाती है, ये सब चीज़ें आप फंडामेंटल एनालिसिस में समझते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा है ना एक इक्विटी रिसर्च कोहर्ट चलता है। हमारा एक इक्विटी रिसर्च कोहर्ट है, उसमें हम एग्जैक्टली यही सब चीज़ें सिखाते हैं, पूरा प्रैक्टिकली सिखाते हैं। 30 कंपनीज हैं, आप उन 30 कंपनीज में से कोई भी रैंडम कंपनी पिक करो और उसके ऊपर 100% अप्लाई करो जो भी कंसेप्ट आपने सीखे हैं, ताकि आप एप्लीकेशन सीखो, सिर्फ थ्योरी नहीं, है ना। ये कोहर्ट हमारा आते ही रहता है। आप अगर अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, आपको लिंक मिली जाएगी कोहर्ट की, अपकमिंग कोहर्ट की, ठीक है। 3-4 महीने में कोहर्ट आता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। तो है ना, हम ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं कि इकोनॉमी एनालिसिस करूंगा, इंडस्ट्री एनालिसिस करूंगा, कंपनी एनालिसिस करूंगा। ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। मेरी बात समझना। आखिरी की बात आती है यहां पर क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर आप पूरी दुनिया में नाम लेते हो तो नाम आता है जिम सिमॉन्स, है ना, द मैन हु सॉल्व द मार्केट्स। मेलेडियन फंड, मेलेडियन फंड है रेनेसा प्राइवेट इक्विटी में। इस फंड ने 60-70% तक का सीएजीआर निकाल के दिया है। मेरी बात समझ में, ये लोग है ना सीएफए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फाइनेंस की समझ रखता है उनको ये लोग हायर करते ही नहीं है। ये लोग किनको हायर करते हैं पता है? मैथमेटिशियंस, इकोनॉमिस्ट, फिजिसिस्ट। आई एम नॉट किडिंग। दे वुड प्रेफर हायरिंग अ केमिस्ट्री ग्रेड ओवर अ फंडामेंटल एनालिस्ट और somebody who has understood the finances। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग इस बात पे नहीं होती कि कंपनी कितने कैश जनरेट कर रही है और कितना कैश जनरेट नहीं कर रही है, चार्ट क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम प्राइस पढ़ते हैं, पुराना चार्ट देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में बाकी सब देखते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ नंबर्स पे बात करोगे। आप है ना अलग अलग तरीके के रिग्रेशन रन करोगे, अलग अलग तरीके टाइम सीरीज मॉडलिंग करोगे। उसके थ्रू आप प्रोजेक्ट करोगे कि फ्यूचर की मेरी ईपीएस क्या है, फ्यूचर का मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट्स क्या, प्रॉफिटेरिंग क्या हो रही है, फाइनेंशियल मॉडलिंग करोगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनारियो एनालिसिस। ये सारी तिकड़मबाजी वाली चीजें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आती है। मेरी बात समझ रहे हो? जितना भी तिकड़मबाजी आप देखते हो वो सब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। फिर क्या है ना, आगे अगर अपन देखें तो ऐसा है कि आपने मतलब देखा होगा बिहेवियरल अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। बिहेवियरल अप्रोच मतलब बायसेस होते हैं व्यक्ति के बहुत सारे, इसको भी आप कभी ना कभी पढ़ोगे आगे, है ना। बिहेवियरल अप्रोच मतलब जैसे मान ले कोई स्टॉक है जिसपे तूने 6 महीने लगाए रिसर्च करने में। अब क्या होगा पता है? अब ये होगा कि जब ये स्टॉक तू खरीदने जाएगा ना एक्चुअल में, तो तेरा एक बायस है विच इज एंकरिंग बायस या संक कॉस्ट बायस, कि नहीं यार ये तो स्टॉक मेरे को खरीदना ही पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा? क्योंकि मैंने इसमें 6 महीने का इन्वेस्टमेंट किया। इसलिए नहीं खरीदना है क्योंकि ये अच्छा है। मेरी बात समझ रहे हो? बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड 6 मंथ्स इन टू दैट स्टॉक। तो कई बार इसलिए ऐसा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट है ना आपका रियल कैरेक्टर आपके सामने लेके आता है। बोलते हैं ना बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये पूरा बिहेवियरल माइंडसेट का गेम खेला है पूरा का पूरा। मेरी बात समझना। अब ये जैसे फंडामेंटल एनालिसिस की जब मैं बात करता हूं, तो ये हमने इक्विटी शेयर्स और बिजनेसेस में तो लगा दिए। क्या फंडामेंटल एनालिसिस आप कमोडिटीज में भी लगा सकते हो क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। मेरी बात समझना। गोल्ड की अगर तेरे को स्टडी करनी है तो तेरे को क्या जियो पॉलिटिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। यस। तुझे क्या
इकोनॉमी की स्टडी करनी पड़ेगी कि क्या इकोनॉमी चल रही है। यस, तुझे क्या ऐसे नेचुरल फैक्टर्स की स्टडी करनी पड़ेगी जो गोल्ड के प्राइस को अप डाउन करते हैं। यस, ये सारे फैक्टर्स तुझे क्या वो सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे क्या? सीजनैलिटी है ना, मैक्रो कंडीशन, न्यूज, करेंसी, यूएसडी का रेट है ना, इन्वेंट्री कितनी है, ग्लोबल इन्वेंट्री कितनी है, गवर्नमेंट के क्या एक्शंस हैं। तो जो भी गवर्नमेंट एक्शंस है ये सब आप देखोगे। और ये सब क्या करते हैं पता है, ये या तो सप्लाई कम ज्यादा करते हैं, है ना, उसके कारण प्राइस किसी भी कमोडिटी का कम या ज्यादा। सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस कम, सब कब सप्लाई गिर गया तो प्राइस बढ़ गया। मेरी बात समझना। तो अभी जैसे अगर अब मैं बोलता हूँ कि वेदर या सीजनैलिटी का सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अरे मेरे भाई सिंपल सी बात है, कोई भी सीजनैलिटी का, अगर बारिश हो गई कुछ हो गया तो इम्पैक्ट तो होता ही है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, फ्यूल फ्यूल प्राइस इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्राइस बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी टैरिफ लगा दिया गोल्ड पे, है ना, तो क्या होगा, जितने भी कंजम्पशन आइटम्स हैं गोल्ड रिलेटेड वो सब महंगे हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि जो कमोडिटी है ना उसमें खेला सिर्फ एक ही चीज का है, विच इज योर सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स। क्योंकि वो है ना वैल्यू नहीं करी जा सकती, आप उसको प्राइस कर सकते हो, यू कैन नॉट वैल्यू इट। मेरी बात समझना। कारण क्या होता है, वैल्यू आप ऐसी चीज को करोगे जो कैश फ्लो जनरेट करती है। फिर भी कमोडिटी अगर आप देखोगे तो गोल्ड की अगर अपन बात करें तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट क्या गोल्ड और सिल्वर हेज जैसा काम करती है क्या कमोडिटी में? बिल्कुल। आप अगर देखोगे इंटरेस्ट रेट्स जितने ज्यादा होंगे यूएसडी उतना वैल्यूएबल होता जाएगा और कमोडिटी की प्राइस वीक होती है। मतलब अगर अभी यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो क्या गोल्ड का दाम नीचे गिर जाएगा? बिल्कुल, लोग गोल्ड बेच के इंटरेस्ट रेट एफडी कराएंगे ना यूएस में। मेरी बात समझना। ट्रेड बैलेंस के लिए, ट्रेड के लिए अभी जैसे आप अगर देखोगे तो ईरान है, ईरान ने अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल दिया है, उसने बोला है 1 रुपी पर बैरल का मेरे को चाहिए टोल टैक्स। अब वो बोलते हैं या तो क्रिप्टो में दे या युआन में दे, चाइनीज युआन में, या तो क्रिप्टो में दे या चाइनीज युआन में। आई विल नॉट एक्सेप्ट इन डॉलर, आई विल नॉट एक्सेप्ट इन यूएसडी। ठीक है, तो वो गोल्ड बोलता तो गोल्ड के अंदर भी हो जाता, कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी, है ना। अब इसके बाद क्या है पता है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड दिस केस स्टडीज फॉर यू। तो इसमें बुलियन गोल्ड के ऊपर केस स्टडी है, इसमें क्रूड ऑयल के ऊपर केस स्टडी है। ठीक है, ये दो केस स्टडीज हैं और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे जी। ठीक है, आप लोग ये सबसे पहले पढ़ेंगे, ऐसे तो आपको पूरा नोट्स ही पढ़ना है, बट वो केस स्टडी आपको खुद समझ के पढ़नी पड़ेगी। आप खुद पढ़िएगा उसको, आपको समझ में आएगा, कोई इसमें ऐसा लैंग्वेज नहीं है। और एक बार जब आप ये वाले नोट्स पूरे पढ़ लें तब आप एनआईएसएम की जो ओरिजिनल बुक है ना, जो एक्चुअल अपना नोटबुक होता है उसको एक बार रीड थ्रू जरूर करेंगे बिफोर अपियरिंग इन एग्जाम, एंड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपसे अगले चैप्टर में मिलता हूँ, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा। और हाँ एक चीज, अगर आप जेन्युइनली इक्विटी रिसर्च में करियर बनाने में इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो कोहर्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक करना। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।